let's begin the today class. How to organism reproduce. Organism में reproduction कैसे होता है ये समझेंगे. But before that, let's learn what is reproduction. इसके पहले आगे पढ़े organism में reproduction कैसे होता है समझने की कोशिश करेंगे. Reproduction कहते किसको हैं? देखिए, reproduction is integral feature of living being. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करेगा. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? देखिए, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जैसे इसको देखो, सी दिस, इन्होंने अपने जैसे जीव को जन्म दिया. दिस इज रिप्रोडक्शन. So reproduction is the process, एक process है by which organism है give birth of their own kind, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं. सीधी अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है. अमीबा में क्या हो रहा है? बाइंडरी फ्यूजन होता है, आपने पढ़ा हुआ है. आफ्टर बाइंडरी फ्यूजन दे आर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर लाइक इटसेल्फ. अपने जैसा ही दूसरे जीव को जन्म दे रहा है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, आगे ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? देखिए, ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो है इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो उसके जीने में कोई दिक्कत थोड़ी है. वो जन्म लिया है, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, उसको जीने में दिक्कत नहीं है. ठीक है, पहला चीज. दूसरा ये होता है कि जब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. ओके, तो ओवरऑल जब जीने के लिए जरूरी नहीं है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, देन व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? ये एग्जाम में आता है ना. रिप्रोडक्शन के महत्व को आपको समझाना होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. देखिए, पहला पॉइंट ये है, रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच स्पीसीज. प्रत्येक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉर ए लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू इट्स लीनियज. अगर मान लो ह्यूमन बीइंग में ही देखो ना, इंसानों को देखो, ह्यूमन बीइंग में अगर इसमें नो रिप्रोडक्शन का सिचुएशन हो 100% ह्यूमन बीइंग में, तो धरती पर फिर इंसान की कोई आबादी एक समय के बाद रहेगा ही, समाप्त. रिप्रोडक्शन ही होता है जिसके जरिए एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं ताकि उसकी प्रजाति धरती पर बनी रहे. तो दिस इज द ओनली वे फॉर ए लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू इट्स लीनियज. तो पहला चीज तो ये याद रखना. दूसरा चीज है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द होल इकोसिस्टम. देखिए, बात समझिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. कैसे? मान लो, लेट मी क्लियर द इंक. देखो, मान लो एक फूड चेन की बात करो. फूड चेन में क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है जो कि प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स. इसको खाने वाला कोई हर्बीवोर्स है, मान लो हर्बीवोर्स ही लिख दें, एग्जाम्पल तो कई हो सकते हैं हर्बीवोर्स. और इसको खाने वाला कोई कार्निवोर्स होता है. ठीक है, इसमें से कोई भी बीच का ऑर्गेनिज्म, मान लो हर्बीवोर्स में रिप्रोडक्शन बंद हो गया, देन व्हाट विल हैपन? नो हर्बीवोर्स विल बी देयर. ये जो कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स मतलब लाइन टाइप ऑर्गेनिज्म,
ये सरवाइव नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिलेगा, मर जाएगा। उसके लिए भी जरूरी होता है। तो इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहे, फॉर दैट वेरी पर्पस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है? Reproduction helps in maintaining a proper balance among various biotic constituent of the ecosystem. ये अभी बताया। और उसके बाद ये भी है नंबर 4, moreover reproduction also facilitate evolution because variation come through reproduction over generation। एक टर्म यहाँ आ रहा है वेरिएशन। देखिए रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। देखो कैसे आएगा वो मैं भी बता दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएगा, ठीक है? एंड वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। अभी जो ऑर्गेनिज्म धरती पर है उससे नए जीव का विकास होना इवोल्यूशन कहलाता है। देखिए ह्यूमन में ही आप देखो ना, ह्यूमन में हम लोग कहते हैं कि आदि मानव से चलते हैं, आदि मानव बोलते ना हिंदी में, आदि मानव, ठीक है? और वहां से पहुंचते पहुंचते होमोसैपियंस तक आ गए। तो कैसे हुआ, ये सफर कैसे तय हुआ? फ्रॉम ह्यूमन की कई प्रजातियां हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रैमापिथिकस, ये 12 में कराना रहता है। तो वहां से चला है। आप ओवरऑल मानो आदि मानव, इसको सिंपल वर्ड में समझो, प्रिमिटिव मैन। जो प्रिमिटिव मैन था, ऐसे प्रिमिटिव मैन, 10th में नाम वगैरह है नहीं इसलिए, प्रिमिटिव मैन से मॉडर्न मैन तक का सफर कैसे तय हो गया? मॉडर्न मैन तक का सफर तय हुआ ड्यू टू इवोल्यूशन। ये कैसे हुआ? वेरिएशन की वजह से। अब बात करेंगे कि वेरिएशन होता क्या है, व्हाट इज वेरिएशन। पहले हम लोग वेरिएशन पे बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन क्या होता है उस पर। देखो वेरिएशन क्या, व्हाट इज वेरिएशन? देखो देखो दो अपने फ्रेंड्स को देखो, सी योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को देखो जो तुम्हारी उम्र के हैं, है ना? लेकिन एक जैसे नहीं दिखते, उनके ट्रेड्स अलग अलग हैं। तो ये जो चेंज इन ट्रेड्स है, चेंज इन ट्रेड्स among different individual of same species, different individual of same species is called वेरिएशन। यही वेरिएशन, ठीक है? अब देखो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब इसके आंखों का रंग, आई कलर, दूसरे व्यक्ति का आई कलर एक जैसा हो कोई जरूरी नहीं है। हेयर पैटर्न में अंतर है, लुक में फर्क है, हाइट वाइज डिफरेंस है ना? उसका आवाज अलग है। सो मेनी डिफरेंट ट्रेड्स यू मे फाइंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अपने क्लासमेट्स को देखो, तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक जैसे नहीं है, सब के सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। दिस इज वेरिएशन। सब जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, दिस इज वेरिएशन। ये वेरिएशन, समझ गए? और ये वेरिएशन के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, तो हम आपको समझाते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों क्रिएट हो रहा है, इस पे बात हम लोग करेंगे। कॉज ऑफ वेरिएशन, देखो कॉज ऑफ वेरिएशन पर बात करेंगे। देखो वेरिएशन एक ही कारण से होगा, ड्यू टू चेंज इन डीएनए, ठीक है? डीएनए में
परिवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। और डीएनए में परिवर्तन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए में परिवर्तन कॉमन है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होता है आप समझिए, वन मेल एंड वन फीमेल इज रिक्वायर्ड। आपने पढ़ा है, आगे भी पढ़ाएंगे। मेल इज प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट, अ स्पर्म, एंड द फीमेल इज फॉर्मिंग फीमेल गैमेट, दैट इज एग, ठीक है। अब यहाँ जो गैमेट बनने में जो प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। अब स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बनेगा तो oogenesis बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। यहीं पर रिसफलिंग ऑफ डीएनए हो जाएगा। इसके लिए प्रोसेस है, रिसफलिंग ऑफ डीएनए हो जाता है। तो अब जो ये स्पर्म आ रहा है ना, इसमें एग्जैक्टली वो सब कुछ नहीं होगा जो पेरेंट का है, क्योंकि यहाँ आप पढ़िएगा, आगे क्लास में जाओगे ना तो वहाँ पढ़ोगे मायोसिस, और इसके अंदर एक होता है स्टेज क्रॉसिंग ओवर का, जिसमें क्रोमोसोम आपस में जुड़ करके उनका स्ट्रक्चर बदलता है। और जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्रोमोसोम का पार्ट है ना डीएनए, तो डीएनए भी बदल जाता है। तो ये है नेचुरल वे वेरिएशन। अच्छा, अब इसमें आता है कि ठीक है, क्या हर बार वेरिएशन एक ही जैसा होगा या वेरिएशन अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें दो चीजें हैं, वेरिएशन में बी यूजफुल और वेरिएशन में बी हार्मफुल, वेरिएशन में बी न्यूट्रल। वो तीनों चीज होता है। वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और वेरिएशन आया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो भी होता है, ठीक है। यूजफुल वेरिएशन ही कंटिन्यू करेगा, वेरिएशन में भी यूजफुल। यूजफुल वेरिएशन इज सेलेक्टेड बाय द नेचर, इस पे भी बात होगा आगे, एंड दैट इज कंटिन्यूड इन इकोसिस्टम। और जो बेकार वाला वेरिएशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो वेरिएशन होने के पीछे का वजह डीएनए में चेंज। अब लगातार डीएनए में मान लो कि स्पेसिस ए है सपोज, और लगातार इसके डीएनए में हर पीढ़ी में जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 चेंज आते चला गया, तो चेंज इतना बड़ा हो जाता है कि स्पेसीज ही बदल जाता है। स्पेसीज एक्स विल कन्वर्ट इनटू स्पेसीज वाई। इट इज ओनली ड्यू टू वेरिएशन इन डीएनए। समझ गए? तो डीएनए में वेरिएशन की वजह से होता है, राइट। दिस इज वेरिएशन। तो तुमको वेरिएशन समझा दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल टाइप एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है जो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप डायग्राम को देखो, सी द डायग्राम। ये अमीबा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर। it is dividing, बाइनरी फिजन हो रहा है इसमें, and it is forming two daughter cell। तो आप यहाँ देख रहे हो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्हेन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा एंड नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होना है। याद रखिएगा, व्हेन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट का फॉर्मेशन मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कौन से होते हैं? स्पर्म एंड एग। तो नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ना तो वो स्पर्म बनेगा और ना ही एग बनेगा, राइट। ये दोनों चीजें नहीं बनती, और ना ही इसके बनने के लिए जो सेल डिवीजन है मायोसिस, वो भी नहीं होता। तो इसमें दो तीन पॉइंट है जो याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे,
देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। समझ गए? ये दो चीज याद रखना। तीसरा है कि इसमें किसी तरह का मायोसिस नहीं होता। तो मायोसिस जब नहीं होता तो एक चीज याद रखिए कि जब मायोसिस नहीं हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी रेयर होता है। वेरिएशन इज रेयर। और अगर हुआ भी तो इट मे बी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, तो पर्यावरण के प्रभाव से हो सकता है। अदरवाइज वेरिएशन इज रेयर। रेयर इसलिए क्योंकि मायोसिस हो ही नहीं रहा। अब मायोसिस में ही डीएनए की रिशफलिंग होती है, ये तो हो नहीं रहा। हो नहीं रहा तो दैट्स व्हाई दिस इज रेयर। एक चीज याद रखो। अब मान लो कि यहाँ ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, दिस ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो, चाहे आप पैरामीशियम का देखो या अमीबा वाला देखो, ठीक है, या प्लाज्मोडियम वाला देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि न्यूली फॉर्म्ड जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए इसमें याद रखिए एक टर्म क्लोन, एक वर्ड होता है क्लोन, ठीक है, क्लोन। बात समझ में आया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जैसे कि अमीबा रिप्रोडक्शन किया, बाइंडिंग फ्यूजन हुआ, दो अमीबा बना, so now this is called clone। और याद रखिएगा clones are genetically identical to their parent। और यहाँ लिख देता हूँ, genetically identical to their parent। यानी जैसा इस अमीबा का क्रोमोसोम होगा, ठीक है, सिमिलर इसमें भी होगा, सेम क्रोमोसोम यहाँ भी होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। चेंज तब आता है जब वेरिएशन होता है। चेंज तब आएगा जब वेरिएशन होगा। यहाँ किसी भी तरह का कोई वेरिएशन है ही नहीं। सो द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। इसको क्लोन बोलते हैं। समझ गए? अब आगे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, आप समझना, जस्ट सी दिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इस पे हम लोग अभी देखेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला चीज तो याद रखना, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, मतलब इसमें एक मेल पार्टनर होगा और एक फीमेल पार्टनर, ठीक है, ठीक ना। तो मेल पार्टनर जैसे ह्यूमन में देखिए, मैन, मेल पार्टनर, और फीमेल पार्टनर वुमन, ठीक है, ये होगा। तो व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं और उसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, समझ में आया? यहाँ देखो, अब इसको पूरा मैं दिखाता हूँ। मान लो ये स्क्रीन पर देखो, दिखेगा एक मेल है and one is the फीमेल, ठीक है। मेल का काम मेल गैमेट बनाना, स्पर्म। फीमेल का काम फीमेल गैमेट बनाना, एग। नाउ देयर इज फ्यूजन ऑफ a sperm and egg and the resultant is जाइगोट। रिजल्टेंट क्या है? जाइगोट। जाइगोट जब विकसित होगा तो दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा। और एम्ब्रियो से ही ह्यूमन में देखें फीटस का फॉर्मेशन होगा। और फीटस का ही डेवलपमेंट जब पूरा हो जाए तो इसका जन्म होता है इन फॉर्म ऑफ मेल और फीमेल बेबी, राइट। अब यहाँ देखिए, इस बच्चे के लिए जो ये मेल पार्टनर है ये तो फादर है, फीमेल पार्टनर जो है दिस इज मदर, ये मदर है। मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, मेल इज प्रोड्यूसिंग अ स्पर्म, फीमेल इज प्रोड्यूसिंग एग, तो ये तो गैमेट हो गया। एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इसको।
फर्टिलाइजेशन, तब बनेगा ये जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट जब ग्रो होगा तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से बेबी। अगर इसकी पोलाइडी देखो तो मैन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी मेल इज हैविंग 46, फीमेल इज आल्सो हैविंग 46। तो पोलाइडी देखो, इसमें चूंकि मायोसिस होता है यहाँ पर, मायोसिस गैमेट फॉर्मेशन में, तो इसकी पोलाइडी घट के आधा हो जाती है 23 23, और फ्यूजन के बाद फिर से 46 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे गैमेट फॉर्मेशन में, द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Meiosis happens during gamete formation, which is an important step of sexual reproduction। देखिए, asexual में मायोसिस नहीं होता है, लेकिन यहाँ गैमेट बनने के समय मायोसिस होगा, इसको याद रखना। अब आपको बताएंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ asexual reproduction। Asexual reproduction means modes of reproduction used by single organism। single organism जिस तरीके से रिप्रोडक्शन का मोड अपनाते हैं, अभी अभी आपने देखा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट, so these are known as asexual mode of reproduction। अब asexual mode of reproduction कई तरीके से होता है। ये जितने भी इमेजेस देख रहे हो, बर्डिंग इनिस्ट है या गिम्यूल देख रहे हो, ये इंटरनल बर्ड होते हैं। जो भी तुम देखोगे, ये सभी मेथड है। बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, so many methods organism adopt for asexual reproduction। टारगेट वही है, to produce new organism, मेथड अलग अलग होता है। तो organism can reproduce asexually in different ways। कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, एक पढ़ लेते हैं आज, बाकी अगले क्लास बात करेंगे फिजन का। व्हाट इज फिजन? फिजन कहते हैं किसको है, व्हाट इज फिजन? देखो, फिजन का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक। फिजन मीन्स टू ब्रेक। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, सीधे सा अमीबा, दिस इज द पेरेंट, ये पेरेंट है। अब ये डिवीजन किया, टूट करके दो डॉटर सेल बना लिया, दिस इज द फिजन। ये फिजन है। फिजन दो तरीके का होता है। फिजन आपको जो पढ़ना है 10th में, वो दो तरीके का है। एक बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द मल्टीपल। मल्टीपल मतलब ढेर सारा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, जैसे आप डायग्राम में देखो, इस अमीबा के अंदर डिवीजन हुआ है एंड इट इज फॉर्मिंग ओनली टू डॉटर सेल, सिर्फ दो डॉटर सेल बना रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ बाइनरी फिजन। अभी हम लोग बाइनरी फिजन पे ही बात करेंगे। एक्चुअली देखो, फिजन कभी भी हो, है ना, देखिए, फिजन का प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखना। फिजन है तो दो चीज होगा। पहला जो काम होना है, वो होना है कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट टास्क। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें क्या बोला हमने? कहा कि फिजन जो है, फिजन में दो स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ आप देखो, फर्स्ट स्टेप इज karyokinesis and the second stage is साइटोकाइनेसिस। अब अमीबा में देखिए, सबसे पहले मान लिया जाए
अमीबा है, समझो बात। देखो मान लो कैसे भी ड्रॉ कर दो तो अमीबा ही हो जाता है। इसका ये सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसको डिवीजन करना है, बाइनरी फिजन। तो सबसे पहला चीज कि डिवीजन करेगा कब? दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन स्पेशली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड है, वाटर है अवेलेबल, खाने पीने की, पानी वानी का, टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इसके फेवर में है, तभी होगा। उसमें क्या होता है आप समझना कि जब अमीबा को डिवाइड करना होगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस ही डिवीजन करना शुरू करता है। न्यूक्लियस बिकम डबल शेप। आप यहाँ देख रहे हो न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो गया, ठीक है। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाएगा, अब फिर जाकर न्यूक्लियस बट गया दो पार्ट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, दो पार्ट में बट गया। अब एक बार न्यूक्लियस दो पार्ट में बट गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। नाउ देयर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवीजन कैसे होगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा क्लीवेज बनना शुरू होगा, धीरे धीरे नैरो डाउन होकर के ये टूटकर अलग, समझ गए? तो इन दिस वे अमीबा डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के जरिए डिवीजन करेगा, डिवीजन करके एक से दो अमीबा में कन्वर्ट होगा। दिस इज बाइनरी फिजन। तो ऑलवेज याद रखना है कि फिजन में हमेशा कैरियोकाइनेसिस पहले, तब साइटोकाइनेसिस बाद। इसको याद रखिएगा। तो मदर सेल है इसमें, द मदर सेल डिवाइड इनटू टू डाउटर सेल एंड ईच डाउटर सेल बिगिन इट्स लाइफ लाइक ए न्यू इंडिविजुअल। अब इसमें देखो तो पेरेंट जनरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट। अब देखिए पेरेंट वाला तो बचा ही नहीं। अब पेरेंट जनरेशन अगर देख लें तो ये वाला जो पेरेंट है ये अब कहाँ बचा? ये तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। बाइनरी फिजन हुआ तो ये अपना ये समाप्त हो गया, समझ में आया? तो parent generation ceases to exist after binary fission, and the example you can see amoeba is very good example of binary fission. तो ये मुझको लगता है कि इसको समझने में किसी को भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक देख लो लास्ट मल्टीपल फ्यूजन में, देखिए ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। यू कैन सी द ये प्लाज्मोडियम, ठीक ना। देखो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। जैसे मान लो कंडीशन अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल का मतलब है खाना, मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर ये सब मिल नहीं रहा। तो उस स्थिति में क्या करता है? उस स्थिति में ये क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म अपने चारों ओर एक मोटा कोट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। ये सिस्ट कहलाता है। अब सिस्ट क्या करेगा? सिस्ट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द बैड फेज। तो जब तक बैड फेज चल रहा है तब तक वैसे ही पड़ा रहेगा। whenever condition become suitable, अब कंडीशन सुटेबल हो गया तब क्या होगा आप समझिए। कंडीशन जब सुटेबल हो गया तो होना क्या है इसमें? देखो अब होगा क्या? सी द न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू सेवरल न्यूक्लियाई। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ आपको सेवरल न्यूक्लियाई मिल रहे, सेवरल न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड ईच डाउटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये है सराउंडेड बाय, पीएम लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब ये बन गया, अब सेल जैसा हो गया। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप इन ऑर्गेनिज्म आफ्टर सिस्ट फॉर्मेशन। जब सिस्ट बना था कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा था, लेकिन अब फेवरेबल कंडीशन आया है, न्यूक्लियस डिवाइड किया है, मल्टीपल न्यूक्लियाई बना है, ईच डाउटर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जो सिस्ट बना हुआ था यहाँ ऊपर में, ये मान लो दिस वन वाज सिस्ट, ये सिस्ट बना था, सिस्ट टूटेगा, सिस्ट टूटा, अब जितने भी डाउटर न्यूक्लियाई हैं सब बाहर आ गए। अब ये ग्रो करेगा, नाउ दिस विल ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। यही है प्लाज्मोडियम में, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में सिस्ट स्टेज होता है व्हेन दे आर नॉट इन द बॉडी ऑफ देयर प्राइम होस्ट।
ह्यूमन के बॉडी में नहीं है, बाहर है, तो उसको सुटेबल तो कुछ मिल नहीं रहा, तो वो सिस्ट के फॉर्म में रहता है। तो whenever they get suitable condition, similar thing happen, its nucleus divide and redivide to form several daughter nuclei. Daughter nuclei surround itself with plasma membrane, and after that cyst burst or rupture or dissolve and cells come out and they grow to form new individuals. So in this way, multiple fission occurs in plasmodium, right? तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंटेशन और इसके आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे।